नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। लव जिहाद का जिन एक बार फिर से बाहर आया है और ये बाहर आया है एक किताब के जरिए। लव जिहाद जो है समाज में इस तरीके से समाज की जड़ों में फैला हुआ है जिसको निकालने का काम सरकारें भी कर रही हैं, समाज भी कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लव जिहाद काल्पनिक है, लव जिहाद एक भ्रम है, लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसी को लेकर रवीश कुमार ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें एक किताब लिखी गई थी, लव जिहाद ए फिक्शन। इस किताब के विमोचन के दौरान पत्रकार रवीश कुमार वहां पहुंचे थे और उन्होंने इसे भ्रम बताया था समाज में फैला हुआ। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन उनके इस ट्वीट का जवाब दिया था तारा शाहदेव ने, जो एक नेशनल शूटर रही हैं। उन्होंने वो खुद इस लव जिहाद से पीड़ित रही हैं और लव जिहाद वाकई में है या फिर लव जिहाद एक भ्रम है, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद तारा शाहदेव मौजूद हैं, जो लव जिहाद की पीड़ित रह चुकी हैं, नेशनल शूटर रह चुकी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा गया है कि लव जिहाद काल्पनिक है, एक फिक्शन है, एक कहानी है, लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? सर, आज इतने दिनों से जो आप मीडिया वाले हो और हर एक आम आदमी मीडिया के माध्यम से ही हर दिन आए दिन एक केस देख रहा है न्यूज चैनल पे कि लव जिहाद की एक लड़की शिकार हुई, कई लड़कियां मारी गई हैं, कई लड़कियों का पता नहीं है। उनमें से एक मैं भी हूँ जो शायद आपके सामने जिंदा है, और मैं सबके सामने खुलकर 2014 में ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, लव जिहाद का जो मेरा केस था। उस समय मेरे आने का यही मतलब था कि जो रकीबुल हसन ने मुझसे कहा था कि कौन इसे मानेगा, कौन से लोग को तुम समझाओगे कि ये क्या है, ऐसा कुछ होता है। तो सर, उस समय से लेकर आज 9 वर्षों तक मैंने केस लड़ा है इस लव जिहाद को लीगली, कि ये प्रूफ हो कि ये हो रहा है, ये कोई षड्यंत्र नहीं है। और आज जब जजमेंट भी आ चुका है मेरे केस में, शायद आप लोगों के ध्यान में होगा, तो इस जजमेंट के बाद भी आज आप ये कहते हो कि ये एक सिर्फ भ्रम है, और ये भी इस लेवल के लोग जिनको हम मानते हैं कि आप जो बोलते हो वो सच है, आपको हम फॉलो करते हैं, तो ये बहुत मुझे एक तरीके से सर गलत लगा। मुझे ये फील होता है कि ऐसे लोग हिम्मत देते हैं रकीबुल जैसे लोगों को, जो मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा है। तो आपको बता दूं, जो तारा शाहदेव हैं, उन्होंने 9 साल लंबी लड़ाई लड़ी है इस लव जिहाद के लिए। जो उनके साथ हुआ, रणजीत कोहली करके उन्हें एक लड़का मिला, ये अरेंज मैरिज थी। अगर आप सोचें कि लव मैरिज थी, लव मैरिज में लड़कियां अक्सर जो है प्यार में अंधी हो जाती हैं, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और उनको पता नहीं चल पाता, या फिर वो जानबूझकर उस चीज को फिर जो है बाद में जो है कहती हैं, शुरू में उन्हें पता चल जाता है और वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन तारा शाहदेव की जो मैरिज थी वो अरेंज मैरिज थी, और शादी के बाद उन्हें पता चला कि जिस रणजीत कोहली के साथ उनकी शादी हुई है वो असल में रकीबुल है। तो मैम, जिस तरीके से आपकी शादी हुई और फिर आपको कैसे पता चला कि ये जो है ये रणजीत कोहली नहीं है, ये हिंदू परिवार नहीं है, मुस्लिम परिवार है, और आपके साथ लव जिहाद किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया और सबके सामने है मेरा केस जो भी है, जब मेरा शादी हुआ, जैसे अरेंज मैरिज हुआ, और मेरे केस में जो विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद है, जिसको सजा हुई है 15 साल की, वो इंसान जो एक रेप्यूटेड जज थे, वो रिश्ता लेकर आए थे इस इंसान का मेरे पिता के सामने, और उन्होंने ये बताया था कि भाई एक बहुत काबिल इंसान है। जैसा कि सबने कहा कि क्या आपने जांच पड़ताल नहीं किया, तो प्रॉपर सर इन लोगों ने आइडेंटिटी बनाई थी अपनी, रणजीत सिंह कोहली के नाम से उनका आईडी प्रूफ सब कुछ था। लेकिन जैसे ही शादी हुई और उनका जो चेहरा सामने आया, नेक्स्ट डे ही 7 जुलाई 2014 को मेरी शादी हुई थी, 8 जुलाई 2014 को वही मुश्ताक अहमद और रंजीत सिंह कोहली, जिसने खुद को रंजीत सिंह कोहली बताया था, बोला कि मैं रकीबुल हसन हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर अब आपको जिंदा रहना है, इज्जत से रहना है, तो अब आपको जो हम बोलेंगे वो करना होगा। और उन्होंने मेरा जबरदस्ती निकाह कराना चाहा, जिसमें उन्होंने मुझे नाम दिया सारा परवीन। उन्होंने मेरी पूरी आइडेंटिटी बदलनी चाहिए थी सर। अच्छा, तो आपने जिस तरीके से जो है, आपको जितना हमने जो है आपके बारे में पढ़ा है, शादी के बाद आपके साथ मारपीट हुई, आपको बंद कर दिया गया, आपको कैद कर लिया गया, आपके घर वालों से बातचीत नहीं करने दी, वो सब जो आपका एक्सपीरियंस है, हम चाहेंगे कि एक बार आप उसको भी जो है शब्दों में बयां करें खुलकर।
सर जैसा कहते हैं ना कि एक आम इंसान नहीं है जिससे आपने शादी किया और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि अगर तुमने शादी किया था दूसरे दिन ही पता लग गया तो क्यों बाहर नहीं निकली, क्यों उसके साथ तुम 40 दिन रुकी। तो सर ना तो मैं अपनी मर्जी से उसकी शिकार बनने गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ट्रैप हो चुकी थी। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों चुना। मैं इमोशनल वीक यहाँ पे थी कि मेरी मदर की डेथ हुई थी कुछ महीनों पहले, और रकीबुल की माँ को पेश किया गया कि आपकी माँ की डेथ हुई है और मैं आपको माँ के जैसे रखूंगी। मतलब समझो सर, वो आपके वीक पॉइंट को हमेशा हिट करते हैं, मतलब आप किस इमोशनली पॉइंट पे आपके कहाँ साथ पे खेला करते गया। हो। जी जी। तो सर जैसे ही मुझे पता चला तो ऑब्वियस कि मैं सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहूंगी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उन्होंने सबसे पहला जो था, मुझे आज भी याद है वो धमकी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा को मैं झूठे आर्म्स एक्ट में फंसा दूंगा, भाई को रेप केस में फंसा दूंगा। और मुझे आज भी याद है सर, 2 पुलिस वाले सामने खड़े थे मेरे, तो मैंने उनकी तरफ देखा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब आप समझ रहे हो सर, जिन पे आप विश्वास करते हो वो लोग ही आपके सामने खड़े हैं और आपको ये धमकी दे रहे हैं। एक तरफ जज खड़ा था, एक तरफ पुलिस वाले खड़े थे, तो वो कैसी परिस्थिति होगी। तब मुझे फील हुआ कि या तो मैं जिंदा बच सकूं या फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अगर मेरे पापा को मैं बताती हूँ और इन लोगों ने उनको कुछ कर दिया तो मैं क्या कर लूंगी इनका। ये मतलब जो आपको डर लगा था कि सर, इससे मुझे आपकी माता जी तो गुजर गई, उसके बाद परिवार वालों को मारने की धमकी दी गई, अगर आप ये इस्लाम कबूल नहीं करेंगी या फिर उनके जो है तौर तरीकों से नहीं रहेंगी, अपना नाम नहीं बदलेंगी, तो वो आपके परिवार को भी जो है खत्म कर देंगे, इस तरह की धमकी दी गई। सर एक लड़की के लिए सबसे इमोशनल पार्ट ही यही होता है कि आपके परिवार के लिए आप जीते और मरते हो। कहते हैं ना, हमें संस्कार दिया गया है यही, और उसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। तो मैंने उनको कहा कि आप चाहते क्या हो, अगर आप मानते हो, क्योंकि मेरी शादी तो सर हुई थी जो हमारे समाज में मानते हैं, तो आप क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बार कबूल है बोलो, जैसा सर मैंने टीवी चैनल और मूवीज में देखा था निकाह में। तो ये भी नहीं था सर कि आप उनकी बात मान लो तो वो आपको इज्जत से रहने देंगे। मैंने बोला ठीक है, क्या 3 बार कबूल है करने से आपका सब कुछ सही हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो कि मैं इस्लाम को मानता हूँ या मैं मुसलमान हूँ। फिर उसने कहा सर दरिंदगी बढ़ता चला गया। उनका कहना था कि तुम आज से सारा परवीन हो। उन्होंने मुझे बीफ खिलाने के लिए टॉर्चर किया, कुरान पढ़ने के लिए। मुझे आज भी याद है, बुरखा लेकर आए थे मुश्ताक अहमद कि आपको आज से ये पहनना है। 30 महिलाओं के बीच में मुझे उस जज के घर ले जाके बिठाया गया था। मेंटली इतना टॉर्चर किया था सर उन लोगों ने कि ऐसी हालत में आपको लाते हैं कि आपको लगेगा कि मुझे पहली बार डर लगा सर कि हम किसी हिंदू राष्ट्र में नहीं है, मैं किसी पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री में चली गई हूँ जहां मुझे सांस भी लेना है तो मुझे अल्लाह अकबर करना पड़ेगा। मैं सर शूटर हूँ। लोग कहते हैं कि, मैंने कल ट्वीट में पढ़ा, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आप नफरत फैला रहे हो। मैं नफरत नहीं फैला रही हूँ सर, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। आज भी हम क्रिसमस का केक खाते थे, ईद की सेवई खाते थे। नफरत वो लोग फैला रहे हैं। अब मुझे जरूर उस अल्लाह अकबर वर्ड से नफरत होता है, क्योंकि आप किसी वर्ड को लेकर इतना दरिंदगी कैसे कर सकते हो। हम कभी नहीं बोलते आपको कि आप हमारे ईश्वर को मानो या ना मानो। उसने मेरी काली माँ को गालियां दी सर कि तुम्हारी जो आस्था, कहते हैं सर कि आपकी काली चुड़ैल है। मेरी मृत माता को उन लोगों ने गालियां दी। मतलब आपको इस लेवल तक पहुंचा देते हैं ना कि आपको लगेगा कि ठीक है मुझे जिंदा रहने दो, तुम बोलो मुझे क्या करना है। ये हालत हो जाती है सर एक इंसान की। तो मैं उस ट्वीट पर भी आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जज के घर ले जाकर 30 महिलाओं के बीच बैठा दिया गया, वो क्यों बैठाया गया था? उनका मानना था सर कि मैं किसी भी हालत में, वो मुझे फोर्स करके कन्वर्ट करा लेंगे। उन्होंने मुझे प्रॉपर एक बुक दी थी कि आपको कैसे मुस्लिम, सर मेरा मतलब ये था 40 दिन। मैंने उनको कई बार कहा कि ठीक है आप मुझे समय दो, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अचानक से मुसलमान कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर वहां से निकलना था। तो वो पर्पसली मुझे वहां लेकर गया कि चलिए आपको हम अपना कल्चर दिखाते हैं। बट वहां जाने के बाद सर जो मेरे साथ लोगों ने बदतमीजियां की, जो मुश्ताक अहमद ने खुद भी, जो मेरे केस में है, जिस तरीके से उसने मुझे बदतमीजी की और कहा गया कि भाई आज तुम अगर यहाँ नहीं होगी तो कहीं और पहुंचा दी जाओगी। मेरी आईडीज इन्होंने जब्त कर ली अपने पास कि तुम कहीं जा नहीं सकती हो, अगर भागने की कोशिश करती हो तो हम तुम्हें क्रिमिनल गलत केस में तुम्हें हम मतलब वो साजिश के थ्रू फंसा कर जेल में डलवा देंगे। तो सर ऐसा हाल हो जाता है ना कि आपको लगेगा कि मैं जिंदा बचकर भी कहाँ जाऊंगी और किससे लड़ूंगी। तो मैं जो है एक बार रवीश कुमार ने जो ट्वीट किया उसको पढ़कर अपने दर्शकों को बताता हूं। रवीश कुमार ने लिखा था, कल पुस्तक मेला में हॉल नंबर 5 एल्फे प्रकाशन के स्टॉल पर इस किताब के तीनों लेखक मौजूद रहेंगे। समय 4 बजे का है। मेले में लेखकों से मिलने का अलग ही मजा होता है। सभी के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला है। लंबा जीवन साथ गुजरा है। मुझे किताब मिल गई, अब पढ़ने की तैयारी है।
एल्फे प्रकाशन की एक किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, खरीदना ना भूलें। और इस किताब का नाम है लव जिहाद एंड अदर फिक्शन। मतलब इसको जो है एक फिक्शन बताया गया है, जिस पर आपने ट्वीट किया, आपने लिखा कि रकीबुल जैसे जिहादी जिसने धर्म परिवर्तन लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई, लेकिन आज समझ आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को आप जैसे लोग ही देते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि जो ये बुद्धिजीवी पत्रकार जो मानते हैं खुद को, ये जो है समाज को किस तरीके से मदद करते हैं? जो आपने जो आखिरी लाइन लिखी कि आज समझ आया कि इन लोगों को हिम्मत मिलती है आप जैसे लोगों से, उस बात का क्या मतलब है आपकी? सर देखिए, मेरे केस में मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। मीडिया ने मेरे केस को हमेशा जिंदा रखा, क्योंकि शायद मीडिया नहीं होती तो वो लोग मुझे और मेरे केस को कब का मार चुके होते। लेकिन सेम टाइम पे मैंने रकीबुल के लोगों का पावर भी देखा है, किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है मेरे केस में। बहुत सी चीजें आज भी सामने नहीं आ पाई, और वो जितने दिन मैं रही, इस 40 दिन, वैसे लोग जो बड़े बड़े लोग जो ये कहते हैं ना, मेरे बहुत से लोग हैं जो तुम समझ भी नहीं सकते हो कहाँ कहाँ है, हमें कोई छू नहीं सकता है, ये सब सारी बातें जो है ना सर, उन लोगों में वो जो हिम्मत है, जिस हिम्मत से वो हर दिन एक शिकार, नया शिकार ढूंढ रहे हैं। एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, सिर्फ लड़की नहीं सर, उस लड़की का परिवार, वो सोसाइटी डैमेज हो रहा है। तो उस जैसे इंसान और उस वर्ड लव जिहाद को अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग, जो खुद मुझे नहीं पता कि इसके मतलब क्या इनके मन में है और क्या ये बताना चाहते हैं सोसाइटी को, लेकिन इनके कई फॉलोअर्स है, मैंने देखा कुछ 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। मतलब इतने लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातों को सच मानते हैं, शायद आप उनके हीरो हो तभी आपको वो फॉलो करते हैं। और आज आप जब जिंदा कहते हैं ना सर, एक लड़की मारी गई, जैसा आपने मुझे बताया कि एक लड़की बैग में कटी हुई पाई गई थी, वो जिंदा नहीं बची, बहुत सी लड़कियां आज गायब है। तो जो जिंदा है, जिसने ये साबित कराया है, जिस जज ने जजमेंट दिया, आप हर चीज को धुतकारते हुए कि नहीं ये सब कुछ एक फिक्शन है, क्या पूरी किसी की जिंदगी ही कहानी है और आप जो बोल रहे हो वो सच है बिना किसी प्रूफ के, तो ये किस हद तक सही है सर? और ऐसे ही लोगों की वजह से रकीबुल जैसे लोगों की आंखों में वो हिम्मत है और उनमें वो हैवानियत है सर। तो आपकी जो उस दौरान उस मारपीट में, जब आप वहां गई, अपने ससुराल पहुंची, उस मारपीट में आपकी पीठ में भी जो है इंजरी आई, जिसके बाद आप शायद अपना करियर भी दोबारा शुरू नहीं कर पाई, उस बात पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। तो जब कहते ना एक आपको जुनून होता है, लोग कहते हैं तुम जिंदा कैसे बची, तो क्योंकि सर हम एक स्पोर्ट्समैन थे, आप शुरू से सरवाइव करना जानते हो अपने स्पोर्ट्स में, तो मेरा सर था कि वो पूछता था मुझे पीट करना, तुम निकलोगी कहाँ, तुम्हें ना सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी ना तुम्हारे घर वाले, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत संकुचित सर विचार है कि एक लड़की की शादी के बाद अगर वो घर वापस आती है तो शायद लड़की में ही कोई नुक्स रहा होगा या उस परिवार वालों ने कुछ गलत किया होगा, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो सर जब मैंने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से निकलूंगी जरूर और मैं वापस शूटिंग करूंगी, तो सर तब से उस इंसान ने मेरे बैकबोन पे मारकर मुझे बोला कि मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम खड़ी हो सको। और क्या हालत कर दिया था सर उस इंसान ने, मुझे कितने समय लग गया था अपने, मतलब समझ रहे हो सर, नॉर्मल लाइफ में वापस आने में फिजिकली। तो जितना मैंने आपके बारे में मतलब देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो तकरीबन आपको वो 1.5 महीना, या जिस तरीके से आप बता रही 40 दिन, वो उस दौरान आपको कैद में रखा गया पूरी तरीके से, किसी से बात नहीं करने दी, माता पिता से मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद किसी मतलब मौका पाकर आपने अपने भाई को फोन किया, तब आपको निकाला गया। तो वो कैद में किस तरीके से रखते थे आपको? सर बहुत ही प्लान वे में वो रहते हैं, उनके कुछ बॉडीगार्ड थे, कुछ गुंडे पाले हुए थे उन्होंने, जो आपको कैद करके रखते हैं। उसकी जो माँ थी, जिसको कौशल रानी, जिसको जेल हुई है, वो औरत और उसका वो जो बेटा था, कहने को पता नहीं मुझे ये लोग भी कितने सच है, उन लोगों ने सर मेंटली मार पिटाई करना, खाना नहीं देते थे कई दिन तक सर। 4 से 5 दिन ना इंसान को सोने नहीं दिया जाए तो कैसा हाल होता है आपका। इज्जत तो बहुत दूर की बात है सर, हर दिन एक डर रहता था कि क्या आज मैं खुद को बचा पाऊंगी। मेंटली वो आपको इस लेवल तक टॉर्चर करते हैं, हर टाइम आपको वो गंदी बातें ही बोलते हैं, गंदी चीजें करना, मतलब ये कैसे बताऊं मैं, उस चीज को आप बोलने से भी खराब सा फील होता है सर। ये बात आपको हर रोज सोचनी पड़ती थी कि आज मैं जिंदा बचूंगी या नहीं बचूंगी, कल का सूरज देखूंगी सर? मुझे याद है, जैसा कि आपने कहा, कुत्ता था उसके घर में, कुत्ते को वो ऐसे छू करके बोल देता था नोचो, और वो कुत्ता लिटरली जब एक मालिक बोलता है तो कुत्ता आपको खींचता है। मैं उस कुत्ते से भागती थी घर में कि मुझे बचा लो। मतलब हर एक दिन सर मुझे लास्ट में इन्होंने पानी के लिए तरसाया था, तो मैं वॉशरूम में जाकर पानी पीती थी कि मतलब कैसे भी मुझे जिंदा रहना था। खाने का खाना मुझे आज भी याद है, वो कुत्ते के प्लेट में जो बचता था वो उसकी माँ मुझे देती थी, जिंदा रहना है तो खाओ।
मतलब सर मैंने ये ठाना था चाहे जो मर्जी कर लो मैं जिंदा तो रहूंगी और मैं निकलूंगी जरूर। और सर वही हुआ, लेकिन एक लेवल होता है सर आपके टॉर्चर सहने का। एक रात उसने मुझे जिस लेवल तक मारा था सर, जो हालत था मुझे आज भी याद है। उस कुत्ते ने आकर मुझे स्मेल किया था तो मुझे फील हुआ कि मुझे ब्रीथ आ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि उस दिन वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती, ऐसी हालत थी मेरी। और एक सर्वेंट आती थी सर उसके घर में जिसने मेरा साथ दिया। उसने कहा कि आप कहीं भी चले जाओ। मैंने बोला मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, ये मुझे कहीं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बट उसने हिम्मत दिया कि आप घर मत जाना, लौट कर आप कहीं चले जाओ, मैं आपको बस यहाँ से कैसे भी बाहर निकालना चाहती हूँ। उस लेडी के थ्रू मैंने अपने भाई को फोन कराया क्योंकि मेरे पास सर फोन नहीं था। और जो मेरा फोन था वो लोग रखते थे। मेरे ब्रदर आके नीचे क्योंकि गार्ड्स रहते थे वो आने नहीं देते थे कि भाई आपकी वाइफ के साथ, मतलब सॉरी, बहन गई हुई है घूमने के लिए, कभी मूवी देखने के लिए। भाई और पापा मेरे लगातार कोशिश कर रहे थे। और जब फोन करते थे तो मैं डर से उनको बता नहीं पाती थी कि शायद मैं यहाँ कुछ बोलूं और मेरे माता पिता भाई को वहां कुछ हो जाए। तो सर उस सर्वेंट ने मेरे भाई को फोन किया। और क्योंकि सर ये हवाले का पैसा जो मैंने बताया था, फॉरेन कंट्री के पैसे आते थे इसके घर में, पहले भी मैंने बताया मेरे केस में। तो किसी कंट्री का पैसा आते साथ ही वो नेक्स्ट डे फ्लाई करता था, क्योंकि मैं उसके सर्कल को चेक कर रही थी हर दिन कि वो शेड्यूल क्या कर रहा है। क्योंकि वो मुझे बेजान मारकर छोड़ देता था, बस मैं देखती रहती थी जिंदा थी कि। और वो जो कह सकते हो ना सर, आपको निकलना जैसे षड्यंत्र से उसने मुझे फंसाया था, मुझे वैसे ही बाहर निकलना था, अपने आप को निकालना था जिंदा। तो पता चला कि वो नेक्स्ट डे से फ्लाइट करता था, या वो दिल्ली, कोलकाता या मुंबई, ये 3 जगह ही था उसका सेंटर जहां वो पैसे अलग अलग इन्वेलप में लेकर जाता था। लेकिन कभी भी सर मुझे ये पता नहीं लग पाता था कि अगले दिन वो कहाँ जा रहा है या कैसे जा रहा है, कब उसका टाइमिंग है। बहुत ही मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि एक दिन जब उस दिन मुझे फील हुआ था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं बची थी सर और मार खान पाने की, या भूखे प्यासे, या इस बेइज्जती को और बर्दाश्त कर पाने की। उसी दिन गेट जैसे ही बेल बजा और सर्वेंट मुझे वॉशरूम की तरफ ले जा रही थी, तो बेल बजा, उस एजेंट ने कहा, टिकट का एजेंट था, कि सर आज रात की आपकी फ्लाइट है दिल्ली की। क्योंकि सर मैं कई बार फ्लाई कर चुकी थी एज अ शूटर, दिल्ली हमारा कंपटीशन था, तो मुझे पता था 1 घंटा 30 से 40 मिनट की ये फ्लाइट है। और रांची से सर उस टाइम बहुत फ्लाइट नहीं चलती थी, तो ये भी मुझे पता था 8 बजे रात लगभग की फ्लाइट होती है। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे बस ये एक इशारा दिया और यही समय है, क्योंकि सर अगर वो अपनी माँ से कांटेक्ट में रहता तो मैं कभी नहीं निकल पाती। वो हर टाइम अपनी माँ से फोन पे कांटेक्ट में रहता था कि वो क्या कर रही है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। फ्लाइट में वो नहीं कर पाता, तो ये मुझे पता था कि बस मैं तब तक ही बच पाऊंगी। फिर मैंने सर्वेंट को बताया कि अगर मेरे परिवार वाले आज शाम 8 बजे रात तक मुझे पुलिस के साथ लेने आ जाए तो मैं जिंदा मिलूंगी, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना मैं जिंदा बचूंगी। तो ऐसे ही हुआ सर, थैंक्स टू लेडी जिन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे परिवार वालों को मैसेज दिया और मेरे परिवार वाले महिला पुलिस और ये सब डीआईजी सर को कंप्लेन कर कर 8 बजे पहुंचे। लेकिन सर जो जैसे ही वो पहुंचे, इस औरत ने फोन कर दिया उस जज को कि लड़की भागने की कोशिश कर रही है और पुलिस घर पे आ गई है। सर उस जज ने लगातार फोन करना स्टार्ट किया कि इसको बस आज रात के लिए रोक लो और फिर बाकी हम देख लेंगे। मतलब सर वो पुलिस ने मना कर दिया मुझे ले जाने से कि नहीं, आपको हम नहीं ले जा सकते। मुझे आज भी याद है सर, मेरा पागलपन इस लेवल तक था कि वो तो मुझे मार ही देंगे। मैं 4th फ्लोर पे थी तब। मैंने बोला सर मैं यहाँ से कूद जाऊंगी क्योंकि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो एक महिला पुलिस थी सर जिन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको अपने थाने में रखूंगी जब तक आपके हस्बैंड नहीं आ जाते। मैंने बोला मैम आप मुझे जेल के अंदर रखो, मैं सेफ रहूंगी, वो मेरे लिए ज्यादा सेफ है। और मेरे फैमिली के साथ मैं खुद नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरे फैमिली वालों को भी फंसा देंगे। तो सर उस समय मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे जेल या कहीं ले जाते, या वो मुझे हॉस्पिटल ले गए क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। तो सर ये हालत था और इस चीजों को वो एक कहानी बताते हैं सर, तो आप समझ सकते हो जब कोई ऐसा लिखता है तो कैसा फील होता है। मतलब आपने जो है वो सब कुछ सहा है जो सिर्फ एक फिक्शन बता दिया गया है, किताब लिखकर बता दिया गया कि काल्पनिक है, ये भ्रम है, ये सिर्फ कहानी है। तो ये भी बताइएगा मैडम कि जो है आप जब वहाँ से निकल गई उसके बाद भी जो है आपके परिवार को टॉर्चर करने की जो है कोशिश की गई, धमकियाँ देने की कोशिश की गई, या फिर आपको वापस लाने की कोशिश की गई उनके द्वारा? सर बहुत ही कुछ हुआ था, सब कुछ मीडिया के सामने है। जैसे ही पुलिस मुझे लेकर गई सदर हॉस्पिटल, वहां से मुझे रेफर किया गया रिम्स हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल था। वहां पे डॉक्टर को मैंने बोला सर मेरे नाम से मुझे मत एडमिट करो वरना वो मुझे कुछ भी जहर देकर मार देंगे, क्योंकि उनके बहुत से लोग हैं सर हर जगह पे। मुझे आज भी याद है सर, मुझे ट्रॉमा सेंटर में एक मेल सेक्शन है जहाँ पे वो आते हैं सर्जरी करवा कर जो आते हैं, वहां पे रखा गया था।
पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट किया था, वही हुआ सर। कुछ देर के अंदर ही उसके लोग आ गए हॉस्पिटल और ढूंढना शुरू हुए मुझे महिला वार्ड में कहाँ पे वो एडमिट हुई है। कई गुंडे आए सर, लेकिन मैं खुद एक अच्छी फैमिली से हूँ, फादर फैमिली बहुत नामी फैमिली है वहाँ पे, तो मेरी पूरी फैमिली तब तक पहुंच चुकी थी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि परिवार वाले पहुंच गए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से वहां से निकलना पड़ा। बट नेक्स्ट डे ही सुबह, क्योंकि मैं शूटर थी, तो प्रभात खबर ने, मुझे आज भी याद है, एक न्यूज निकाल दिया सर कि धर्म परिवर्तन की शिकार ऐसा करके न्यूज था। उसके बाद सर ये केस मीडिया में आ गया। मीडिया में आने की वजह से वो लोग मुझे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाए, बट उनका पावर इतना था सर कि मुझे आज भी याद है, डीआईजी सर आए थे हमें धमकी देने कि भाई आप बेटी को लेके यहाँ से निकल जाओ, जिंदा रहना चाहते हो। तो मेरे फादर ने कहा था कि वो हमारे लिए ही आई है यहाँ तक, अगर मरना होता तो वो वहीं मर गई होती, तो हम लड़ेंगे। आज भी सर मुझे याद है, आप देखोगे तो मीडिया में है वो न्यूज आज भी। सर किस लेवल तक टॉर्चर हुए थे हम, जब तक हमारा केस, मेरे एफआईआर के बाद का जो 164 है उसको भी गलत तरीके से नोट किया गया, फिर हम मेरा वापस से सीबीआई ने 164 भी कराया। इस मतलब समझ लो सर, हर कदम कदम पे इस केस को मिटा देने की कोशिश की गई। तो मतलब आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी, एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। अगर कोई आम लड़की आपकी जगह होती तो शायद वो आज यहाँ हमसे बात करती हुई ना होती। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको टॉर्चर किया गया, पुलिस ने आपको ले जाने से मना कर दिया और आप अपनी जो है जिंदगी की जंग लगभग हार चुकी थी अगर उस रात आप वहां से नहीं निकलती। लेकिन जो है कुछ लड़कियां, मैं अक्सर खबरें देखता हूं लव जिहाद के बारे में, भले ही लोग इसको काल्पनिक बताएं या कहानी बताएं, मैं अक्सर खबरें देखता हूं, तो अक्सर जो है हिंदू लड़कियां, हिंदू जो बेटियां हैं वो कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल तो जो है बहुत लॉयल है, वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद हम तमाम सूटकेस में जो है बॉडीज मिलती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट लड़कियां कर लेती हैं। आपने खुद बताया कि बहुत सी लड़कियों का पता भी नहीं चल पाता है, तो उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? सर यही कहूंगी कि जब हमें कुछ नहीं पता होता है ना, फिर हम गलती करें तो समझ आता है कि हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी। आज जब समाज, मीडिया, हर एक इंसान आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों हम किसी भी ऐसे षड्यंत्र का शिकार बने। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा है सर, वो हमारे संस्कार को हमारा हथियार बना रहे हैं, वो खुद का हथियार बना रहे हैं कि हम एक लड़की हैं, हिंदू हैं, हमें पता है कि, समझ रहे हो सर, अगर हम किसी से रिलेशन में हैं या हम किसी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो हम वापस नहीं लौटेंगे। या तो हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा या परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम चाहे या ना चाहे हम उसके साथ ही रहेंगे या फिर हम मारे जाएंगे। तो ये जो व्यू है हमारी सोसाइटी का भी कि किसी लड़की के साथ अगर होता है तो ठीक है, मैं मानती हूँ किसी लड़की ने अगर ऐसी गलती कर ली तो हम उसे, तो ठीक है जो कहना आप कहो, बट उसका साथ मत छोड़ो कि भाई तुमने गलती किया। तो हमें पहले ही पता होता कि भाई मैं जाऊंगी, अगर मुझे पता होता सर कि मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देंगे तो शायद मैं भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता था हमने गलत नहीं किया है, मेरे परिवार के साथ भी धोखा हुआ है, तो हम डट कर सामना करेंगे। और ऐसे लोग, लड़कियां जो आज भी उनको लगता है, अगर आपको सच में ऐसा लगता है, आप आइडेंटिटी प्रॉपर हर एक तरीके से चेक करो। और मुझे लगता है सर बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जिससे हम विवाह कर सकते हैं, और रिलेशनशिप बनाना भी हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ, आपके साथी, आपके आसपास है, जिसको जान पहचान के साथ, अपने परिवार, अपने सोसाइटी फ्रेंड के साथ मिलकर अच्छे से जानने के बाद ही हम आगे बढ़े। और सिर्फ कुछ दिन के मुलाकात को हम बाकी पूरे रिश्तों से पीछे ना छोड़ दे, कि हम कहते हैं ना सर, 2-4 दिन का मिला हुआ एक लड़का, फिर हम फैमिली को बोलते हैं कि भाई नहीं, जो है वो मेरा है। मतलब इस चीज को नहीं करें, अपनी फैमिली को पूरा वैल्यू दे और उनके सहमति के साथ, उनके जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़े, तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा और ऐसे लोग कभी भी आपको शिकार नहीं बना पाएंगे। तो जो जजमेंट आपके केस में कोर्ट का आया उससे आप संतुष्ट हैं? रकीबुल को उम्र कैद कर दी गई, इसकी मां को 10 साल की सजा सुनाई गई। हमेशा ही वो देना चाहिए सर कि ऐसे लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। हैवान है जो, सिर्फ मेरे साथ नहीं कईयों के साथ उसने किया है, लेकिन हम ये भी मानते हैं सर कि एक लॉ है, हमारे कुछ कानून है जिसमें धाराएं बनी हुई है। आज तक लव जिहाद का कोई ऐसा प्रॉपर केस और वैसा जजमेंट नहीं है जिससे आप किसी को फांसी की सजा दे दो। तो देश में बहुत जरूरत है जागरूकता लाने की, हमारे जुडिशियरी में ऐसा अगर हो रहा है कंटिन्यू तो उस पर वो लॉ लाए। तो मेरे केस में जो हुआ वो एक्सट्रीम, जो जज सर ने जजमेंट दिया वो इतना ही दे सकते थे जैसा उन्होंने मुझे बताया, जैसा हमारे जजमेंट में है। तो सर मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का जो हिम्मत था कि कोई मुझे छू नहीं सकता है, कोई मुझे क्या करेगा, आज वो जेल में है, उसे उम्र कैद की सजा हुई है। वो जज जिसने मेरी जिंदगी खराब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है,
जो अपने पावर का गलत यूज कर रहे थे, आज वो जेल में है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं थैंक यू हूँ इस जुडिशरी सिस्टम की, जो आज भी ये बताता है कि एक आम आदमी विश्वास रख सकता है। एक आखिरी सवाल बताइएगा मैडम, इस घटना के बाद क्या आप अपनी आम जिंदगी में वापस लौट पाई फिर? मतलब जिस तरह आपका जीवन उस शादी से पहले था, एक आम इंसान वाला जीवन, उसमें आप लौट पाई या नहीं लौट पाई? अभी भी जो है आपको वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें चलती रहती हैं? सर पता है क्या, लाइफ में एक बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो सकती है। और मेरी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश किया कि हर तरीके से, मतलब 8 साल तक सर मैं सोसाइटी से अलग अलग रही। मैं कभी किसी पार्टी, किसी सोशल फंक्शन में नहीं गई, क्योंकि जब भी आप जाते हो तो लोग आपको ऐसे उंगली दिखाकर कहते हैं देखो ये वही है। मतलब सर ऐसी हालत हो जाती है मेंटली कि आप खुद चाहकर भी किसी के सामने नहीं आना चाहते हो। और बस इस चीजों से निकलते निकलते बस ये आप पे डिपेंड करता है सर कि आप उन लोगों पे कितना ध्यान देते हो। मैंने बस ये कोशिश किया है सर कि मैं खुद को उस अंधेरे से निकाल सकूं। अपने आसपास के लोगों को मैंने बहुत कोशिश किया, जितना मैं समझा सकती थी या समझाने की मैंने कोशिश की, और बहुत लोगों ने साथ दिया है सर। मैं ये नहीं कहूंगी मेरे परिवार, मीडिया ने, मेरे आसपास लोगों ने, बट उसमें बहुत से लोग आप समझ सकते हो सर सोसाइटी में आज भी है जो कहते हैं कि किसी ने कहा कि तुम्हें प्यार में तुम अंधी थी, किसी ने कहा तुम पैसे के लिए चली गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा तुम पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहती हो। तो बहुत कुछ सुनकर सर आज भी रह रही हूँ, आगे भी मुझे पता है ये चलेगा, बट तसल्ली है कि मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी इज्जत की रोटी खाती हूँ, मान सम्मान से जी रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो ये थी हमारे साथ तारा शाहदेव, जो एक लव जिहाद की खुद पीड़ित रह चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताया कि जितने दिन वो उस घर में रही, किस तरीके से 40-45 दिन उन्हें कैद में रखा गया। उन्होंने खुद इस बात को बताया, और जो उन्होंने बताया है उससे सीख लेने की जरूरत है, समाज को जो है जागरूक होने की जरूरत है। और जो ये लव जिहाद है, जो काल्पनिक इसे बताते हैं, उन्हें भी इस बात से सीखने की जरूरत है कि एक जो पीड़िता होती है लव जिहाद की, जो इस चीज का शिकार होती है, वो किन यातनाओं से, किन प्रताड़नाओं से जो है गुजरती है। मैम, आपने जो जिंदगी जी है उस दौरान में, उसके बाद से जजमेंट आने तक, और आज भी आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाई है। एक आम इंसान इस तरीके से रिकवर नहीं कर पाता जिस तरीके से आपने किया है। तो समाज को, लड़कियों को और समुदायों को इस चीज से सीख लेनी चाहिए। आपका एनएमएफ न्यूज के वो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने इस चीज का जो है खुलासा किया है, जो काल्पनिक लोग बताते हैं लव जिहाद को, उनका आपने एजेंडा ध्वस्त किया है और बताया है कि लव जिहाद वाकई में एक ऐसा दंश है जो लगातार हिंदू समाज की जड़ों को खोखला करता जा रहा है। उस बारे में हर किसी को सोचने की और समझने की जरूरत है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।